पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है? किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है? बृहत संहिता, रामायण, महाभारत या फिर मनुस्मृति? तो किसे कहा जाता है, फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, कमेंट अभी किसी के मुझे नहीं दिख रहे हैं, प्लीज एक बार कमेंट कर दें, सबको मेरी वॉइस क्लियर है? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सत सहस्त्री संहिता जो कहा जाता है ये महाभारत को कहा जाता है। इसका दूसरा नाम और क्या है, जय संहिता के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा ये पंचम वेद के अंतर्गत भी ये आता है। तो ये सभी नाम आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। सत सहस्त्री संहिता, ठीक है, जय संहिता और पंचम वेद, ये महाभारत के ही उपनाम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में पीएससी में पूछा गया था कि जय संहिता का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। ठीक है, महाभारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा कि संस्कारों की संख्या कुल कितनी है, बताएं। संस्कारों की संख्या कुल कितनी है, 12, 14, 15 या फिर 16? तो फटाफट कमेंट करके बताएं आप लोग कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो सभी को पता है संस्कारों की जो टोटल संख्या कितनी है, 16 संस्कार हैं, जो जन्म के पूर्व से लेके मृत्यु के पश्चात तक लगभग आपका चलता रहता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं जल्दी से। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश? तो कौन सा है जो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सबसे जो प्राचीन ग्रंथ आता है ये कौन सा आता है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और किस वेद के अंतर्गत आता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। किस वेद के अंतर्गत आता है? ये यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, अभी 1 सेकंड रुक जाएगा। थोड़ा सा हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बताएं। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? गेहूं, जौ, चावल या फिर इनमें से कोई नहीं? ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? फटाफट बताइए, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिया गुड इवनिंग। ठीक है, तो ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना है, एक तो यव शब्द का प्रयोग किया जाता है इसमें ऋग्वेद में, और एक है ब्रीही शब्द का। तो यव शब्द जो आता है जौ के लिए आता है, और ब्रीही शब्द जो आता है ये चावल के लिए आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अथर्व का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति या फिर दर्शन? तो बताइए अथर्व का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, अथर्व सबसे जो पुराना वेद के बाद कहा जाए सबसे नवीन वेद यही आता है, अथर्व आता है, सबसे बाद में जुड़ा है ये वेद। इसका अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, इन सभी का जो वर्णन मिलता है कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको मैंने पहले ही आपको बताया था, इसमें एक वाक्य लिखा है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो कहा गया है, ये किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। ये मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं, है ना। तो पुरानी भी क्लासेस, जो 3 क्लासेस इसकी हुई हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। इस सीरीज की लास्ट आज क्लास रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे। चारों चैप्टर जो हो चुके हैं उसको भी जरूर देखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैन अवेस्ता जो ग्रंथ का संबंध किस क्षेत्र से है, बताएं।
ऋग्वेद में जेंद अवस्था ग्रंथ का भी उल्लेख किया गया है। तो इसका जो संबंध है किस क्षेत्र से है बताएं, किस क्षेत्र से है? भारत से है, ईरान से है, इजराइल से है, या फिर आपका अफगानिस्तान से है? तो कहां से संबंधित है फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कमेंट आप लोग को नहीं दिख रहे हैं मुझे, किसी के भी कमेंट जरूर करें आप लोग सभी लोग। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है जेंद अवस्था का जो संबंध है किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखना इसका संबंध है ईरान से। किससे संबंधित है? ईरान से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ है जेंद अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला कि किसे परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? कपिल मुनि, गौतम, कणाद या फिर पतंजलि? तो फटाफट बताएं जल्दी से, किसे परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट आज आप लोग को नहीं दिख रहे हैं, मुझे कुछ दिक्कत है क्या इसमें? एक सेकंड थोड़ा मैं चेक कर लूं, रुक जाइएगा। कमेंट मुझे किसी के नहीं दिख रहे हैं आज। ठीक है, तो हाँ अभी दिख रहा है कमेंट। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, अब दिखने लग गए हैं कमेंट। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणुवाद का जो जनक कहते हैं ये महर्षि कणाद को कहते हैं, और इन्होंने एक प्रसिद्ध दर्शन दिया था। उस दर्शन का नाम क्या है? वैशेषिक दर्शन। कौन सा दर्शन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कणाद। और यहीं पे परमाणुवाद जो है इसकी व्याख्या की गई है, इससे इनको जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। फन ऑल टाइम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा इनमें से बताएं? बोगचकोई, जूनागढ़, हाथी गुम्फा या दसपुर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सबसे प्राचीन जो अभिलेख है पूरे वर्ल्ड का इसमें कौन सा है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है इसमें? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है सबसे प्राचीन जो अभिलेख है मध्य एशिया का जो है बोगचकोई है। और मध्य एशिया की भी अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पे, किस क्षेत्र में है? तुर्क क्षेत्र में, है ना। कौन से क्षेत्र का है? ये तुर्क क्षेत्र का है, ठीक है। और इसमें खास बात ये है कि इसमें भारतीय जो देवी देवता हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे वरुण का उल्लेख इसमें मिलता है, नासत्य का जो उल्लेख मिलता है, ये इन सभी का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? यहाँ पे बोगचकोई अभिलेख में मिलता है। इसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? एशिया माइनर। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं इसके, ठीक है। सीमा गुड इवनिंग, स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऋग्वेद का पहला मंडल किसे समर्पित है बताएं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का पहला मंडल किसे समर्पित है? अंगिरा ऋषि को, वशिष्ठ ऋषि को, विश्वामित्र ऋषि को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऋग्वेद का पहला मंडल किसको समर्पित है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनिका शर्मा स्वागत है। सी आप कर रहे हैं, इसमें सी नहीं होगा, ठीक है। सभी लोग जो लोग लाइव हैं कमेंट जरूर करें प्लीज। तो ऋग्वेद का पहला मंडल जो समर्पित है किसको समर्पित है? अंगिरा ऋषि को समर्पित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। वहीं तीसरा मंडल जो आता है ये विश्वामित्र जी को समर्पित है, ठीक है। विश्वामित्र जो है ये आप पढ़े होंगे, कल मैंने बताया था दशराज युद्ध, दशराज युद्ध में ये शामिल हुए थे और इनकी पराजय हो गई थी, ठीक है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और अगर पौराणिक ग्रंथों में बात करें तो रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण इन सबके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, है ना। तो इसमें विश्वामित्र भी थे गुरु इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में किस महिला का उल्लेख है बताएं? लोपामुद्रा का, उर्मिला का, पार्वती का, या इनमें से कोई नहीं? तो ऋग्वेद में किस महिला का उल्लेख है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में कौन सी महिला का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे जो उल्लेख किया गया है लोपामुद्रा का और घोषा का किया गया है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वहां की विदुषी थी, यानी कि वहां की जो थी बहुत ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। और ऋग्वेद में ऋचाओं की भी जो रचना किया था ये किसने किया था? लोपा और मुद्रा ने किया था इसमें ऋग्वेद में, ठीक है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट,
ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है बताएं? महेश, पशुपति, आदिशंकर या फिर त्र्यंबक? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संख्या आज क्लास में कम दिख रही है, क्या दिक्कत है? सभी लोग शेयर नहीं किए क्या क्लास को आज? ठीक है जी हाँ, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही है जी हाँ, सीमा ने भी किया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में भगवान शिव का जो नाम आता है, क्या नाम दिया गया है? त्र्यंबक। क्या नाम दिया गया इनको? त्र्यंबक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हमारे चैनल में शॉर्ट्स वीडियो में आप देखेंगे तो एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर का उल्लेख किया गया है ना? तो शॉर्ट्स आप जरूर देखिएगा, जो महाराष्ट्र में आता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अयोध्या का उल्लेख किस वेद में मिलता है बताएं? अयोध्या का जो उल्लेख है किस वेद में मिलता है बताइए? सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में? तो अयोध्या का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस वेद में अयोध्या का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि अयोध्या का जो उल्लेख मिलता है ना, किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में ही अयोध्या का उल्लेख मिलता है, जहां पे भगवान राम जी के क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्तूप का जो उल्लेख मिलता है किस वेद में मिलता है? सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में? तो सर्वप्रथम यहाँ पे स्तूप का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम स्तूप का जो उल्लेख मिलता है किस वेद में मिलता है? तो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इसमें यजुर्वेद बोल रही है, यजुर्वेद नहीं होगा, ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख मिलता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊंट का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है बताएं? सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में? तो ऊंट का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, ये बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आज जो है टफेस्ट क्वेश्चन रहेंगे इस सीरीज पे, इस चैप्टर के। इससे अधिक टफ आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जितने क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल बन सकते थे वो भी मैं आज यहाँ पे करा दे रहा हूं, और पिछली जो 3 क्लासेस हैं उसमें मैं नॉर्मल क्वेश्चन रखा था। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ऊंट का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती नदी के प्रकट होने का और विलुप्त होने का वर्णन किया गया है बताएं? किस ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती नदी के प्रकट होने का और विलुप्त होने का विवरण है? तांडव ग्रंथ में, ऐतरेय में, शतपथ में या फिर गोपद में? किस ब्राह्मण ग्रंथ में है बताएं? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस ब्राह्मण ग्रंथ में सरस्वती नदी के प्रकट होने का और विलुप्त होने का वर्णन किया गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा ग्रंथ है? तो ये आपका आ जाएगा तांडव ग्रंथ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा देख भी लीजिए आप लोग। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है ब्राह्मण ग्रंथ? तो ये जो आता है आपका ध्यान रखना सामवेद के अंतर्गत आता है। कौन से वेद के अंतर्गत आएगा? सामवेद के अंतर्गत। और इसी में क्या कहा गया है? इसमें सरस्वती नदी के प्रकट होने का और विलुप्त होने का विवरण मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यहां पे थोड़ा सा आप लोग एक नजर देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, कि ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्य कौन कौन से हैं और उपनिषद कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो सबसे वीक इंपॉर्टेंट है वो मैं करा देता हूं। इस ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौशिकी, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ इसके हैं, और ये यही इसी नाम से क्या है, इसके उपनिषद भी हैं। फिर यजुर्वेद में कहा जाए तो यजुर्वेद में तैतरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अरण्य कौन सा आता है? बृहदारण्यक, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, उपनिषद भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। सामवेद का जो है आपका छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, ये कह सकते हैं छांदोग्य जो आपका उपनिषद है, जैमिनी है, केन उपनिषद है, ये आपका आ जाएगा सामवेद के अंतर्गत। और पंचविश जिसे तांडव ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, खडविश और जैमिनी,
ये किस में आ जाएगा? सामवेद में। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत नहीं पूछा जाता है, इसमें सामवेद का यही बस ध्यान रखना, पंचवेश या तांडव, ठीक है। और उपनिषद में तीनों आपको ध्यान रखने हैं। और अंतिम जो है अथर्ववेद, जो गोपद ब्राह्मण आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कोई अरण्यक नहीं है, लेकिन मुंडक उपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्न, ये सभी किस में आ जाएंगे? अथर्ववेद में आ जाएगा। तो ये सभी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा किसने कहा गया है? सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर ऋग्वेद में? तो फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए, जिससे संख्या थोड़ी सी क्लास की और बढ़ जाए। हालांकि रिस्पांस काफी अच्छा रहा आप लोगों का, लेकिन और थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो परीक्षित को कुरुओं का जो राजा कहा गया है, ये कहा गया है किस वेद में कहा गया है? तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ही यहाँ पे परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। यही से कहा जाता है कि परीक्षित के बाद से ही कलयुग का क्या होता है? प्रारंभ होता है, ठीक है। आपने महाभारत सीरियल देखा होगा इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इनके ही पुत्र का नाम क्या था? धनंजय। रंजन मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किस वेद का उपवेद गंधर्व वेद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस वेद का उपवेद गंधर्व वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? तो किस वेद का उपवेद गंधर्व वेद है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग जो आंसर कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस वेद का उपवेद गंधर्व वेद है? तो ये हो जाएगा सामवेद का जो उपवेद है ये गंधर्व वेद कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका लिस्ट भी आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का कौन सा है? शिल्प वेद है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस ब्राह्मण ग्रंथ को लघु वेद कहा जाता है? बताएं, किस ब्राह्मण ग्रंथ को लघु वेद कहा जाता है? तांड ग्रंथ को, ऐतरेय ब्राह्मण को, शतपथ को या फिर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ को? किस ब्राह्मण ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है अनिका, सीमा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को ही लघु वेद कहा जाता है। सबसे पुराना वेद यही है। और किसके अंतर्गत आता है? कौन से वेद में आता है? ये यजुर्वेद में आता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, है ना, वही चीजें हैं इसमें। हम लोग यजुर्वेद के अंतर्गत शतपथ और तैतरीय आता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है? बताएं, तांड ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में या फिर तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में? तो बताइए किस ब्राह्मण ग्रंथ में 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। 3 ऋणों का जो उल्लेख मिलता है ये किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? बताइए। इससे अधिक आपका डिटेल में, डीप में नहीं पूछा जाएगा, और ना ही कहीं किसी कोचिंग वालों ने, ना फिर कहीं पे टेस्ट सीरीज में भी इससे अधिक डिटेल आप नहीं पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज पूरा डिटेल में करा रहा हूं आपको। किस ब्राह्मण ग्रंथ में 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में, जो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अरण्यक की संख्या कुल कितनी है? बताएं, अरण्यक की कुल संख्या कितनी है? 5, 3, 4 या फिर 7? टोटल अरण्यक की संख्या कितनी है? अरण्यक क्या होता है? मैंने कल ही आपको बता दिया था कि वन या जंगल में ऋषि मुनियों द्वारा जो रचनाएं की गई थी उसी को क्या नाम दिया गया है? अरण्यक कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरण्यक की संख्या कुल कितनी है? तो अरण्यक की कुल संख्या कितनी है? 7 है ना। टोटल कितने अरण्यक है? तो अरण्यक की संख्या टोटल 7 है। कौन कौन से हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि आपको इसमें रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐतरेय, सांख्यायन, तैतरीय, मैत्रायणी, फिर बृहदारण्यक, तल्वकार और छांदोग्य, ये सब क्या है? अरण्यक है। अरण्यक और उपनिषद में बहुत सारी चीजें समान हैं,
ठीक है, बहुत सारे अरण्यक के नाम ही सीधे सीधे उपनिषद में आ गए हैं। ठीक है, जैसे आप मैत्रायणी देखे होंगे, बृहदारण्यक है, छांदोग्य है ना, ये उपनिषद के भी नाम है। यही बाद में चल के उपनिषद भी बनते हैं। ठीक है, और अरण्यक को ब्राह्मणों का परिशिष्ट भी माना जाता है। ठीक है, और रहस्य भी कहते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल्लोपनिषद की रचना किसके काल में हुई थी बताएं। अल्लोपनिषद की रचना किसके काल में हुई थी बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन या फिर अकबर। तो अल्लोपनिषद की रचना किसके काल में हुई थी, फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अल्लोपनिषद की रचना किस काल में हुई थी। तो अल्लोपनिषद की जो रचना है ये हुई थी सम्राट अकबर के काल में हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बाद में ये उपनिषद बना हुआ था। ये किसके समय पे रचना हुई थी, अकबर के समय पे। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है बताएं। छांदोग्य उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं सभी टॉपिक हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो सबसे प्राचीन जो उपनिषद है ये कौन सा है। सबसे प्राचीन उपनिषद हो जाएगा आपका छांदोग्य उपनिषद है ना, जिसमें 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है ना। गृहस्थ, वनप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और सन्यासी। ठीक है, और अगर डिटेल देख लीजिए तो इसमें क्लियर आपको ये फोटो नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूं। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है, मैत्रायणी जो है सबसे बाद का उपनिषद है, मांडुक्य जो उपनिषद है सबसे छोटा उपनिषद है, एवं बृहदारण्यक जो है सबसे बड़ा उपनिषद है। तो ये सभी चारों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आपको लेकिन मैं बोल दिया हूं तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगर बात करें सत्यकाम जावाल की जो कथा है ये किस उपनिषद में वर्णित है बताएं। छांदोग्य उपनिषद, मैत्रायणी, मांडुक्य या फिर बृहदारण्यक। तो किसमें है सत्यकाम जावाल की कथा, किस उपनिषद में वर्णित है ये फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। किसमें वर्णित है ये, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जिया ने बी किया है, रंजन ने इसका ए कर रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। तो ये जो वर्णित है राइट आंसर छांदोग्य उपनिषद में हो जाएगा। और सत्यकाम जावाली जो है क्या थे, ये ऐसे महिला थी जो विवाह के पूर्व ही बिना विवाह किए ही इनके संतान की उत्पत्ति हो गई थी। तो इसके बारे में ये वर्णन किया गया है सत्यकाम जावाली में। ठीक है, तो इन पे लांछन लगाया गया, बहुत सारी बुरी चीजें बोली गई थी, तो इसी के बारे में पूरा बताया गया है इसमें। अतिथि देवो भव है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अतिथि देवो भव ये जो वर्ड है ये किस उपनिषद में वर्णित है। छांदोग्य उपनिषद में, मैत्रायणी में, मांडुक्य में या फिर तैत्तिरीय में। तो किसमें अतिथि देवो भव का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अतिथि देवो भव किस उपनिषद में वर्णित है। तो ये वर्णित है आपका तैत्तिरीय यहाँ पे उपनिषद में, या ब्राह्मण ग्रंथ भी कह सकते हैं। और इसी में एक वर्ड और लिखा गया है, सदा सत्य बोलो। ठीक है, तो सदा सत्य बोलो और अतिथि देवो भव, ये दोनों जो आपके वाक्य आते हैं किसमें आते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में या ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का जो उल्लेख मिलता है ये किस उपनिषद में मिलता है बताएं। छांदोग्य उपनिषद, मैत्रायणी, मांडुक्य या फिर तैत्तिरीय। तो इसका बताएं जल्दी से, सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। त्रिमूर्ति मतलब कौन, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश। ठीक है, तो त्रिमूर्ति का जो उल्लेख मिलता है किस उपनिषद में मिलता है। तो इनका जो उल्लेख मिलता है ये भी तैत्तिरीय उपनिषद में ही मिलता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक सेकंड, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तैत्तिरीय नहीं होगा यहाँ पे, मैत्रायणी में। मैत्रायणी में त्रिमूर्ति का उल्लेख किया गया है, सॉरी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। वेदांग का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है बताएं। वेदांग का वर्णन
किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, मैत्रायणी में, मांडुक्य में या फिर मुंडकोपनिषद में? तो बताएं जल्दी से, वेदांग का जो वर्णन है ये किस उपनिषद में मिलता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेदांग का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वेदांग का जो वर्णन मिलता है ये मिलता है आपका मांडुक्य उपनिषद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें मिलता है? मांडुक्य उपनिषद में। तो उपनिषद के भी जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैं सब आपको करा दे रहा हूं यहाँ पे। अगला है आपका स्मृति से क्वेश्चन कि नारद स्मृति की रचना किस काल में हुई थी? शुंग काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए नारद स्मृति की रचना किस काल में हुआ था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, नारद स्मृति की रचना किस काल में हुआ था? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि नारद स्मृति की रचना जो मिलता है किस काल में मिलता है? गुप्त काल में इसकी रचना हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। और शुंग काल में किसकी रचना हुई थी? मनुस्मृति की रचना हुई थी, है ना, जिसमें विधि विधान का वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीन जो स्मृति है मनुस्मृति है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं बताएं? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 17, 16, 15 या फिर 18? महाभारत रामायण ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बताइए महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका बताएं जल्दी से, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो ध्यान रखिएगा महाभारत में पर्व की संख्या कुल कितनी है? तो ये 18 पर्व हैं। और इसमें कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में कितने श्लोक थे? तो प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब ये जय संहिता इसका नाम वर्णित था उसमें पे 8,800 श्लोक थे, लेकिन बाद में बढ़ के कितने हो गए? 24,000 श्लोक हो गए इसमें। ठीक है, सत सहस्त्र संहिता और जय संहिता पंचम वेद इसके क्या है? अन्य नाम है, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, चलिए महाभारत का अन्य नाम क्या है बताएं? सहस्त्र युद्ध, वादरायण, पंचम वेद या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं महाभारत का अन्य नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं महाभारत का अन्य नाम क्या है? और महाभारत के रचयिता तो सबको पता ही है कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, किनकी सहायता से रचना किए थे? भगवान गणेश जी की सहायता से किए थे। ठीक है, तो महाभारत का अन्य नाम जो आता है इसमें कौन सा आ जाएगा? पंचम वेद। कौन सा है? पंचम वेद आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सहस्त्र युद्ध नहीं होगा, सहस्त्र संहिता अन्य नाम में आ जाता है। अगर यहाँ पे संहिता लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन संहिता नहीं लिखा हुआ है तो ये वाला सही है, पंचम वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगवत गीता का अन्य नाम क्या है बताएं? भगवत गीता का अन्य नाम क्या है? पराशर, स्मृति प्रस्थान, रामायण या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भगवत गीता का अन्य नाम क्या है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं। ठीक है, अंकित कुर्मी जी, हाँ बिल्कुल सही है। भगवान गणेश जी ने आशुलिपि में लिखा था महाभारत को। वेरी गुड अंकित, बहुत अच्छे। तो भगवत गीता का जो अन्य नाम है कौन सा है? स्मृति प्रस्थान। क्या है? स्मृति प्रस्थान इसका क्या है? दूसरा नाम है। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए इसी में लिखा है कर्म को प्रधान माना गया है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामायण में किस साम्राज्य का उल्लेख किया गया है? रामायण महाभारत देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उसके भी क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। रामायण में किस साम्राज्य का उल्लेख है? शक, कुषाण, सातवाहन या इनमें से कोई नहीं? तो किस साम्राज्य का उल्लेख मिलता है रामायण में? फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण में किस साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? तो रामायण में शक साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यवन राज्य का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, शक का मिलता है और यवन राज्य का मिलता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ए। रामायण में कुल कितने कांड हैं बताएं? अब इसमें पूरा राम राज्य चल रहा है भाजपा के नियंत्रण में, है ना, तो आपको पता ही होगा फिर।
रामायण में कुल कितने कांड हैं बताएं? 3, 5, 7, 9। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल कितने कांड हैं? रामायण में टोटल 7 कांड आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। और सातों कांड के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फटाफट, है ना, एक नजर में। तो 7 कांड में कौन कौन से आता है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन सातों कांडों में सबसे लंबा जो कांड है, सबसे बड़ा जो कांड है, कौन सा आ जाएगा? लंका कांड जो है सबसे बड़ा कांड है इसमें, ठीक है। और बाल कांड और उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया है। राम सुग्रीव से जो मित्रता हुई थी एवं राम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, ये कौन से कांड में हुआ था? किष्किंधा कांड में, है ना, क्योंकि किष्किंधा के राजा थे राजा सुग्रीव, ठीक है। और इसमें हनुमान जी की जो सीता से भेंट हुई थी किस कांड में हुई थी? सुंदर कांड में हुई थी। ये सभी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। वेरी गुड अंकित कुर्मी, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। भारत का वर्णन किस पुराण में मिलता है? ठीक है, आपके सिलेबस में देखिए भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे रखा हुआ हूं। भारत का जो उल्लेख है, वर्णन है, ये किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, या फिर इनमें से कोई नहीं? कहां पे मिलता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा कि भारत का जो वर्णन मिलता है किस पुराण में मिलता है? तो ये मिलता है विष्णु पुराण में। किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण में। और इससे आपको ये ध्यान रखना है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का जो उल्लेख किया गया है कौन से पुराण में किया गया है? विष्णु पुराण में किया गया है ना। वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है, और मत्स्य पुराण में जो है आपका, ठीक है, ये सबसे पुराना काल है, इसमें आपका शुंग काल, सातवाहन काल का मिलता है। चलिए इनका भी डिटेल इसमें लिखा हुआ है, तो देख लीजिए थोड़ा सा। मौर्य वंश का जो उल्लेख है विष्णु पुराण में, शुंग सातवाहन का मत्स्य पुराण में, और गुप्त वंश का जो है वायु पुराण में है। इसी में भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। सबसे जो पुराना है कौन सा है आपका? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ठीक है। और विष्णु पुराण में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, ठीक है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है, तथा वहां की संतानें कौन है? भारतीय हैं। तो इसका उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जननी जन्मभूमि का उल्लेख किस पुराण में मिलता है बताएं? जननी जन्मभूमि का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, या फिर भागवत पुराण में? तो बताएं जननी जन्मभूमि का उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो जननी जन्मभूमि का जो उल्लेख किया गया है ये कौन से पुराण में मिलता है? तो वेरी गुड, अच्छा जिया ने भी इसका आंसर किया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागवत पुराण में। भागवत पुराण में ही जननी जन्मभूमश्चा ये वर्ड लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें टोटल पुराण कितने हैं? तो हम सभी को पता है टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख कौन सा है? ये जो शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ प्रथम अभिलेख कौन सा है? नासिक गुहालेख, नानाघाट अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, या फिर जूनागढ़ अभिलेख? जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है पहला अभिलेख कौन सा है? ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में लिखा गया पहला जो अभिलेख है कौन सा हो जाएगा आपका? जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और इसमें शक शासक रुद्रदामन का उल्लेख मिलता है ना। किसका उल्लेख मिलता है? शक शासक रुद्रदामन का उल्लेख मिलता है। इन्होंने ही क्या किया था? सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, है ना। इसमें वर्णित है कि इन्होंने क्या किया था? सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, ठीक है। चलिए, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अर्पित ने सी किया है, डी होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है जी अंकित, आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहर निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है बताएं? नहर निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है बताइए? जूनागढ़ अभिलेख, बिलसद, हाथी गुम्फा, या फिर अयोध्या अभिलेख? तो बताएं नहर निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य किस
अभिलेख में मिलता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नहीं। तो नहर निर्माण का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हमें, ये कहां से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और ये इसमें जो वर्णन किया गया है कलिंग राजा खारवेल का वर्णन मिलता है इसमें, है ना? किसका वर्णन मिलता है? कलिंग राजा खारवेल का। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। ठीक है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राजस्थान, कहां से मिले हैं सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में? ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, जिनको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसका स्टडी मटेरियल आ जाएगा। गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज का ग्रुप अलग बना है इसमें। ठीक है, डेली क्लासेस का जो टाइम है, कितने बजे क्लास होती है? 4 बजे। इसी तरीके से डेली टॉपिक वाइज हम लोग पूरा हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं उत्तर प्रदेश में मिले हैं, और उत्तर प्रदेश में भी पिपरवा यहां से मिला हुआ है। फिर कहां से मिला है? इसके बाद राजस्थान से मिला हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग 10 बजे मिलेंगे एमपीजीके की क्लास में। एमपीजीके की 5000 क्वेश्चन की सीरीज चलती है डेली 10 बजे, और इस 4 बजे हिस्ट्री की क्लासेस चलती है। तो आप लोग ये क्लासेस जरूर अटेंड किया करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, साथ में कमेंट करिएगा क्या चीज आपको पसंद नहीं आई, जिससे हम इसको सुधार कर पाए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।